साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सबसे पहले तो आप सभी को जय सिया राम। दोस्तों, इस समय खबरों की भरमार है। एक तरफ तो पूरा देश जहां राममय है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान करके एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी चल दिया। ये भी खबर आप देख ही रहे हैं, मैंने भी आपको दिखाया। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर छूट गई और सोशल मीडिया या फिर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखिए तो वो खबर ठीक से आई नहीं। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस न्यूज में बड़ा मसाला है। दोस्तों, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, आज से पहले असम में थे और असम में लगातार कुछ ना कुछ कहकर सीधे हेमंत बिस्व शर्मा जी को चुनौती दे रहे थे। और ये इन्हीं के नेता रहे हैं। आपको पता है ना कि कुत्ते वाली बिस्किट खिला रहे थे, तो ये तो मानसिकता है ना इनकी। लेकिन इस बार हेमंत बिस्व शर्मा जी को छेड़ना राहुल गांधी को भारी पड़ गया और इतना भारी पड़ा कि आप सोच नहीं सकते। उन्हें वहां से चुपचाप भागना पड़ा, अपनी बस को छोड़ना पड़ा। बस छोड़कर भाग निकले, कार से निकले, कहते रहे कि हम नहीं डरते। और इतना ही नहीं, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनको गिड़गिड़ाना पड़ा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और इसी से जुड़ा हुआ कुछ और कहानी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बंगाल पहुंच गई है और वहां कैसी उनकी तैयारी है, क्या स्वागत कर रही है, किस तरीके से ममता दीदी, ये भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले आपको मैं असम की कहानी ही बता देता हूं। आपको तो पता है दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और हेमंत बिस्व शर्मा के बीच भिड़ंत चल रही है और उकसाते हुए वीडियो भी सामने आए। उनको लग रहा था कि जैसे बाकी जगह चलता है यहां भी चल जाएगा। लेकिन यहां तो असम है ना, और असम में कौन मुख्यमंत्री वो शायद भूल गए। भले उनका कार्यकर्ता रहे होंगे कभी जिनको वो अपमानित करते थे। इस बार सीधे हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। और ये सब देख करके राहुल को बड़ा मजा आ रहा था। मैंने तो आपको अभी 1-2 दिन पहले एक बाइट सुनाई थी ना कि ये सब होने से हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। जाहिर है राहुल को बड़ा मजा आ रहा था, हम नहीं डरने वाले, ऐसे ही कह रहे थे। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जी चुपचाप नहीं बैठे, शांत नहीं रहे। उन्होंने पहले एक एक सबूत सामने रखे, खुद रखे। ऐसा नहीं कि कोई पुलिस वाला, एकदम लोहा लेना, सीधी चुनौती कि ठीक है। और राहुल गांधी के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं ना, कहां मोदी से लड़ने चले थे और कहां हेमंत बिस्व शर्मा से भी नहीं लड़ पाए। आप देखिए ना, श्रीनिवास बीवी जो इनके बड़े नेता हैं, उनके ही ट्वीट को दिखाते हुए बताया कि यही सबूत है हमारे लिए और इसीलिए आपके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा गया है। और इसके बाद आपको एकदम लेटेस्ट वाली बात बताता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद सारी धाराएं गिनाते हुए यह बताया कि किन किन लोगों के खिलाफ किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आप देखिए, विद रेफरेंस टू, इसमें देखिए, वायलेंस, प्रोवोकेशन, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड असॉल्ट ऑन पुलिस पर्सनल टुडे बाय कांग्रेस मेंबर्स। FIR has been registered against, बड़े ध्यान से सुनिए, राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार एंड अदर इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 120B। और इसके बाद देखिए 143, 147, 188, 283, 353, 332, 333, 427 और IPC की बहुत सारी धाराएं। और अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का ये कह रहा है तो इसका मतलब बड़ा गंभीर है, क्योंकि वो सारी चीजें दिख रही हैं कि आप कैसे असम के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। और इससे पहले जहां मणिपुर से शुरू किया, मणिपुर से निकलने के बाद क्या हुआ ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं। लेकिन राहुल गांधी के अंदर तो वो भावना है ना कि हम नहीं डरते हैं, कुछ भी कर लो। एक तो वहां बैठकर वो बोल रहे हैं कि ये हेमंत बिस्व शर्मा देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। जब आपके साथ थे तब ईमानदार थे, अब भ्रष्ट हो गए।
और कौन सा मामला है? तो ये कह तो रहे हैं कि हम नहीं डरते। पहले मैं आपको राहुल गांधी का बयान सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। पता नहीं कहां से उसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं नहीं डरता। देख रहे हैं ना? अब राहुल गांधी की इस बात को सुनकर उनकी हनक का अंदाजा लगाइए, क्योंकि कांग्रेसी तो कहते हैं ना, कह चुके हैं ना कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी सरनेम को गाली दी, माफी नहीं मांगी, तब भी एकदम अकड़ कोर्ट में, और अब भी वही अकड़। लेकिन हकीकत कुछ और निकला। हेमंत बिस्व शर्मा जी को चुनौती देंगे तो इनका डर तुरंत दिख गया और एकदम भाग निकले। जो मैं आपको बता रहा था, बस छोड़कर भाग निकले, कार से निकले, चुपचाप निकले। और खुद हेमंत बिस्व शर्मा जी ने लिखा, देखिए इंटरेस्टिंग, आफ्टर इंस्टिगेटिंग कांग्रेस वर्कर्स टू ऑर्केस्ट्रेट वायलेंस, राहुल गांधी, फिर ब्रैकेट में, हु इज ऑन ए बस यात्रा, quietly came out of his fancy bus and fled the city in a small car to hajo his next destination. Rahul has set a new standard for being a डरपोक. हा हा। इसका मतलब यह है कि अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भड़काने के बाद, वायलेंस के लिए, राहुल गांधी जो बस यात्रा में थे वो चुपचाप अपनी फैंसी बस से निकले, बस यात्रा कर रहे थे और सिटी छोड़कर एक छोटी सी कार में भाग निकले हाजो, जो उनका अगला डेस्टिनेशन था। और इन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, डरपोक हैं, और फिर वो लिख रहे हैं हा हा। तो ये है असलियत राहुल गांधी की, इस बात को समझिए। अब देखिए इस मामले में राहुल का बयान कि हम डरने वाले नहीं हैं, फिर इनका कहना हेमंत बिस्व शर्मा जी का कि कैसे चुपचाप भाग निकले, छोड़ करके बस को छोड़ दी उन्होंने। बस यात्रा थी ना या पैदल यात्रा थी ना, ये तो कार से निकल गए, छोटी सी कार से। अब इसमें हो सकता है थोड़ा संदेह पैदा हो, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाऊंगा उससे समझ में आ जाएगा। आप देखिए, इससे पहले खड़गे जी का ये ट्वीट, ये लेटर देखिए, एक एक दिन का हिसाब दिया है, गिड़गिड़ा रहे हैं। किसको लेटर लिखा है? श्री राहुल गांधी एंड द भारत जोड़ो न्याय यात्रा हैज फेस्ड सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज इन असम in the last few days. My letter to Home Minister Shri Amit Shah underlining the same. अमित शाह को पत्र लिखकर गिड़गिड़ा रहे हैं। अब मैं ये पत्र पूरा पढ़कर क्या दिखाऊं, लेकिन एक एक दिन का हिसाब है। अब ये तो आरोप ही लगाएंगे ना, लेकिन मैं तो आपको दिखा चुका हूं कि स्थिति क्या थी। कोई था ही नहीं, और ये खुद चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा मामला बन जाए कि एकदम विवादास्पद हो जाए, भड़क जाए लोग, बैरिकेडिंग तोड़ने की बात कह रहे हैं। और इनकी यात्रा में जय श्री राम का नारा लग रहा है तो ये भड़क जाते हैं। आपको ये भी दिखाया, और आप देखिए इस लेटर में पहले पन्ने में, ऑन डे 1 पॉइंट नंबर 1 2 में आइए, ऑन डे 2 3 नंबर पॉइंट में आइए, ऑन द 21st of January 2024, फिर चौथे ने ऑन द सेम डे। एक एक दिन का हिसाब है। अगले पन्ने में आइए, द वेरी नेक्स्ट इवनिंग ऑन द 22nd of January। और पूरी कहानी असम की। अब आपको डर नहीं लग रहा था, आप उकसा नहीं रहे थे, तो फिर चिट्ठी होम मिनिस्टर को क्यों लिख रहे हैं? और अभी तो तुरंत पता चल जाएगा इनके राज्य में कितना केस ठोक दिया जाता, आपको भी पता है ना, छोटी छोटी बातों पर। लेकिन इनके चूंकि बड़े नेता हैं तो उनको सब चीज की छूट है। और ये पत्र से दोस्तों ये तो पता चल ही गया कि ये वाकई छोड़कर भागे बस से। और दूसरा, ये डरे हुए हैं, खड़गे गिड़गिड़ा रहे हैं, यही हकीकत है। वैसे राहुल गांधी दोस्तों असम से निकल लिए, लेकिन फिर हेमंत बिस्व शर्मा जी ने एक हकीकत बयान की, एक वीडियो पोस्ट किया। आप देखिए, एक दिस सम्स अप द भारत बस यात्रा, एक ही बात की बहुत खुशी है, मुसलमान बहुमत क्षेत्रों में माताएं और बहनें इस यात्रा से नहीं जुड़ी। इसमें 2 वीडियो है, आप देख लीजिए। हिंदू मेजोरिटी एरिया में वो व्हीकल के अंदर हैं, वो लिखते हैं, और मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में वो कार के एकदम ऊपर बैठे हुए हैं। अब इन्होंने खुद ट्वीट किया, आप देख लीजिए। वैसे इस दौरान दोस्तों बड़ा सीरियस चीजों के बीच आपको वहीं का एक बयान सुना देता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा बहुत तो हंसना ही चाहिए ना, मुस्कुराना जरूरी है, मुस्कुराइए, क्योंकि राहुल गांधी हैं
और वो तो खुद को पप्पू बता चुके हैं। वो स्टोव में कोयला डालने की बात करते हैं। अब स्टोव में कोयला कौन डालता है, इनका बयान सुनिए। सुबह उठते हो, चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। कोयला आपके चीफ मिनिस्टर का। देख रहे हैं ना, ये इनका बड़ा फेमस डायलॉग है। कहीं भी जाते हैं, आप स्विच दबाएंगे, पैसा अडानी को जाएगा। आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, पैसा उसको जाएगा, अडानी को। लेकिन यहाँ नया कि स्टोव में कोयला डालेंगे सुबह सुबह चाय गर्म करने के लिए, तो पैसा कोयला जो है वो आपके चीफ मिनिस्टर का है। मगर यहां भी गलत है भैया, स्टोव में कोयला कहां डलता है। अब इनको कौन समझाए, इनको पहले सीखना पड़ेगा जा करके। वैसे राहुल गांधी दोस्तों असम से तो निकल लिए और बंगाल पहुंचे, तो यहां एक नई मुसीबत आ गई, क्योंकि राहुल गांधी की आज से यात्रा पश्चिम बंगाल में है और कल ही कूच बिहार में इनके पोस्टर फाड़ दिए गए। अब सोचिए, एक बात बड़ा मजेदार है कि पश्चिम बंगाल, असम में तो बड़ा माने खराब लग रहा था ना, अब पता चलेगा बंगाल में कितना सुहाना है। बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की इनकी रैली है कूच बिहार में, और आज ही ममता बनर्जी ने भी रैली रख ली। सब समझ में आएगा आटे दाल का जो हिसाब किताब है। और इससे पहले कल ही ममता बनर्जी ने खुलकर अपनी स्ट्रेटजी साफ कर दी, पूरे गठबंधन को तोड़ दिया। अब लोग बोल रहे हैं औपचारिक नहीं। औपचारिक क्या होता है भाई, मुख्यमंत्री हैं, हेड हैं, सर्वे सर्वा हैं, वो खुलकर बोल रही हैं। बांग्ला में है, आप साथ में ट्रांसलेशन भी देखिए इसका, सुनिए। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স, আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। देख रहे हैं ना, ममता बनर्जी एकदम स्पष्ट है, कहीं कोई दो तरफा बात नहीं। लेकिन मजेदार बात क्या है आपको मैं वो दिखाता हूं। दो तरफा तो है, क्योंकि ये यहां लड़ती हैं, बोल रही हैं हम यहां इतना ही देंगे, बाहर साथ हैं। लेकिन मैं आपको कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। इसका एक नेता कुछ और कहता है, दूसरा नेता कुछ और कहता है। अधीर रंजन चौधरी एकदम से भड़क गए कि आपके भरोसे हम थोड़ी जीतते हैं, हम खुद जीतते हैं, आपको हरा के जीतेंगे। उन्होंने भी चुनौती दी ममता को, सुन लीजिए। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दूरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। अब अधीर रंजन चौधरी का तो ये बयान आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन इनकी एक नेता वो तो 2 कदम आगे बढ़ गई। दीपा दास मुंशी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। वो तो कह रही हैं कि ममता जो है वो भाजपा के लिए काम कर रही है, उसको मदद कर रही है। सुन लीजिए। I think she will indirectly helping BJP, of course, because we already know that she has a tacit understanding with BJP, and this decision has proved. देख रहे हैं ना, मगर यहां कांग्रेस का एक गजब का खेल आपको लगेगा। एक हाथ कुछ और करता है, दूसरा हाथ कुछ और करता है। एक हिंदूवादी बन जाता है मध्य प्रदेश में, दूसरा दूसरी तरफ कुछ और बन जाता है। और यही हाल यहां पे जयराम रमेश बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा कि वो छोड़ देंगी, उनके बिना तो इंडिया गठबंधन ही नहीं हो सकता, इंडिया अलायंस का, वो तो सबसे मजबूत स्तंभ है। आप सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि जब ये जयराम रमेश का बयान सुन रहे हैं ना दोस्तों, तो इसके पीछे एक डर भी है, बहुत बड़ा डर। असम में जिन लोगों को बुरा लग रहा था ना सिर्फ रैली और नारों से, बंगाल में अब आपको दिखेगा। और वही डर है जिसकी वजह से ये कहना पड़ रहा है। अभी तो बंगाल में आपका शुरू हो रहा है, आप देखिए क्या क्या होता है। लेकिन इस बीच मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों कि ममता बनर्जी राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं। उनको ये पता है कि कब किसके साथ सियासी जंग लड़नी है, और इसीलिए 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने रैली तो जरूर बुलाई सभी धर्मों के लिए,
लेकिन निशाना कहीं और था। उसमें कांग्रेस के खिलाफ, इंडिया अलायंस के खिलाफ खूब जहर उगला। सुन लीजिए। हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। देख रहे हैं ना। और इसी रैली में ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता का कार्ड खेला और बताया कि इंडिया अलायंस की मीटिंग में उनका असम्मान होता है, सम्मान नहीं होता है। सुन लीजिए। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। वैसे एक सवाल तो बोलना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा या आपके जहन में भी आना चाहिए कि ममता बनर्जी आखिर राहुल गांधी से इतनी डरी हुई क्यों है? मतलब आप तो सर्वे सर्वा है, आपने तो इतनी प्रचंड जीत हासिल की लोकसभा में भी, फिर क्यों डरी हुई? तो इनकी डर को अगर समझना हो ना तो हेमंत बिस्व शर्मा जी का ये ट्वीट देख लीजिए, जिसमें 2 विंडो में इन्होंने दिखाया है कि हिंदू बहुल एरिया में क्या होता है, मुस्लिम बहुल एरिया में क्या होता है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस के जीत की बड़ी वजह है कि सारा मुस्लिम वोटर एक तरफ इनके पल्ले में आ गया। कर्नाटक में जेडीएस को छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया वो वोटर, और तेलंगाना में टीआरएस को छोड़कर कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया और ये जीत गए। और इनका तो पूरा गणित आपको समझा चुका हूं ना कि ये आजकल क्यों ये कार्ड खेलते हैं, क्योंकि इनको यही लगता है। और इसीलिए ममता बनर्जी का एक बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आपको ये सारा कैलकुलेशन, उनके अंदर का डर आपको समझ में आएगा। बहुत ध्यान से सुनिए कि अल्लाह की कसम खाती हैं ये ममता दीदी उसमें। सुनिए। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। देख रहे हैं ना दोस्तों। और एक बात आपको और बता दूं कि इधर ममता से लड़ाई शुरू हुई, उधर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, एक और मुख्यमंत्री, उन्होंने भी तुरंत एकदम कांग्रेस को दबोच लिया। बोला पंजाब में हम ही लड़ेंगे 13 सीट पे और सब जीतेंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। ये भी बयान सुन लीजिए। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देख रहे हैं ना। अब एक मजेदार बात समझिए दोस्तों कि आखिर इंडिया अलायंस के भीतर इतनी लड़ाई क्यों है। ये वो लोग हैं, जब भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो सबने नकारने की कोशिश की, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, तमाम दल। और आज देखिए ये सारे लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने राम राज की कल्पना की और देखिए वो एक शख्स को भारत रत्न देते हैं और सारे दल पीछे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा किया, एक भी दल विरोध नहीं कर पाता। तो क्यों होता है? तो इसका एक ही जवाब है। और कल मैंने आपको रामराज पे बड़ा वीडियो दिखाया दोस्तों, कल रात का, आप जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं और यही कह सकता हूं कि जो भगवान राम के साथ है, उनकी मर्यादाओं के साथ है, उनके मूल्यों के साथ है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी तो इन्हीं मूल्यों के साथ है, लेकिन जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ही खारिज कर रहे हैं, उन मूल्यों को खारिज कर रहे हैं, उसका क्या होगा? उसके लिए तो स्वार्थ ही सर्वोपरि है। और इसीलिए इस प्रकार के संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है और आगे भी देखने को मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अपना कमेंट करके अपनी बातों को जरूर रखिए, बताइए क्या अच्छा लगा और क्या कुछ आप चाहते हैं, और जो अपना प्रेम है बनाए रखिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कुछ ना कर सके तो जय श्री राम लिखकर अपनी भावनाओं को प्रकट कीजिए और अपनी बातें भी रखिए, पढ़कर आपको बताऊंगा और उसे भी अपने वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ये जो घंटी है उसको भी ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।